नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और मेंस की तैयारी में अच्छे से जुटे होंगे। मैं संडे है आपको पता है और सो के उठ गया। मैंने कहा भाई लोगों को एक मेंस का सेट प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें वही प्रश्न करेंगे जो मेंस लेवल के हैं। बाकी सीजल 2022 का सोल्यूशन आपको मैंने प्रोवाइड ही कर दिया है। बाकी जो शिफ्ट बची हुई है वो भी अपलोड कर दूंगा जल्दी ही। रिकॉर्डेड है, 2 शिफ्ट और रिकॉर्ड करनी है। तो आप लोगों को क्या काम करना है, इस वीडियो को देखना है और 25 प्रश्न में से अगर आपको 20 प्रश्न भी आते हैं ना, 20-22 प्रश्न, तो ये ऐसा नहीं कि आपका लेवल लो है, बढ़िया है लेवल। ये प्रश्न को मतलब मैंने ऐसे सेट करा है जो आपके एग्जाम में आ जाए और एक लेवल थोड़ा सा इधर उधर, एक क्वेश्चन मतलब एक आध दो क्वेश्चन ऊपर भी है, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। प्रश्न इस वजह से सेट कर दिया कि अगर पेपर टफ भी आता है तो आपको घबराहट ना हो। तो ये सारे प्रश्न आपको आ रहे होंगे आई होप, और सारे प्रश्न देख लेना और अच्छे प्रश्न जो दिखेगा उसका कॉन्सेप्ट नोट कर लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उधर जो भी अच्छा प्रश्न है सीजीएल 2022 का वो मैं शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन ही आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 25 प्रश्न, ज़्यादा टाइम तो हम लेंगे नहीं, लेकिन हाँ प्रश्न थोड़े अच्छे हैं तो इस वजह से इस वीडियो में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में आते हैं। चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जिन्होंने नहीं प्रेस कर, नोटिफिकेशन जिन पे नहीं जा रहा वो बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए 60,000 यानी एक आदमी 60,000 रुपये जीतता है, उसका 1/5 भाग 60,000 का 1/5 हिस्सा कितना हो जाएगा 12,000। वो 12,000 रुपये किस में इन्वेस्ट कर देता है, बैंक में। और कहा कि उस पर वो 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करता है, यानी इस पर 2 वर्ष के लिए CI वो लेता है, ठीक है। क्या लेता है, CI लेता है। अब आपसे कहा गया जबकि वो शेष राशि उसने जीता कितना था 60,000, शेष राशि 12,000 तो उसने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, यानी 48,000 उसके पास बचा हुआ है। कहा गया इसके बारे में क्या कहा जाता है कि वो शेष राशि से 3,000 रुपये कम, यानी 48,000 न इन्वेस्ट करके 48,000 से 3,000 कम, यानी कि कितना आपकी राशि हो जाएगी। यानी अगर वो 12,000 रुपये CI पे इन्वेस्ट करता है 2 साल के लिए, तो 45,000 वो किस में इन्वेस्ट कर देता है, बिजनेस में, ठीक है। कहा गया क्यू के साथ एक व्यापार में हिस्सा लेता है, 5 महीने के बाद क्यू 4500 रुपये निकाल लेता है। अब यहाँ से 12,000 रुपये की अगर हम बात छोड़ें तो 45,000 से लेके अब ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन बन जाएगा। यानी हम मान लेते हैं एक पर्सन पी है जो क्यू के साथ पार्टनरशिप में आता है। पी ने कितने रुपए लगाए हैं, पी ने कितने रुपए लगाए हैं शुरुआत में, पी हम व्यक्ति को मान रहे हैं तो इसने 45 के रुपये लगाए हैं। हमें क्यू का नहीं पता कितनी पूंजी लगाता है और ये फाइंड भी करना है। मान लेते हैं क्यू एक्स पूंजी लगाता है, ठीक है। अब कहा गया कि 5 महीने के बाद क्यू द्वारा 4500 रुपया निकाला जाता है, यानी कि क्यू क्या करता है 5 महीने बाद 4500 रुपये निकाल लेता है। यानी कि 5 मंथ बाद की अगर हम बात करें, 5 मंथ बाद को ऐसे लिखेंगे, बात करें तो ये 4.5 के रुपया यानी कि 4,500 रुपया ये निकाल लेता है, ठीक है। और कहा गया 2 महीने बाद व्यक्ति ने अपना निवेश 10% बढ़ाया, यानी कि जब 5 महीने बाद जो निकालता है इसके 2 महीने बाद, यहाँ पे देखिए कहा गया कि 5 महीने बाद क्यू 4500 निकाल लेता है, जिसके 2 महीने बाद कहने का मतलब कि ओवरऑल के 7 महीने बाद ये जो है पी वो अपना जो इन्वेस्टमेंट था 45 के उसको 10% बढ़ा देता है, यानी इसका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 49.5 के। अरे 45 के का 10% कितना हो जाएगा 4.5 के, यानी इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 49.5 के। अब आपसे कहा गया कि यदि इसके द्वारा जो लाभ मिला, बैंक से जो ब्याज मिला, वो मतलब जो इस बिजनेस में उसका हिस्सा है, यहाँ पे प्रश्न पढ़िएगा। कहा गया 1 वर्ष बाद व्यक्ति का लाभ में से हिस्सा 37,500 है, जो बैंक से मिले ब्याज का 625/42 गुना है। ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया मेरे भाई कि जो बैंक से ब्याज मिलता है उसका 625/42 गुना कितना है 37,500, यानी कि अगर ब्याज हम माने x मिलता है तो x का 625/42 गुना 37,500 के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं x गुणे कितना 625/42, 625/42 बराबर आपको दिया गया 37,500, ये तो दिया गया। यानी हम इसको काटें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 6 से गुणा करेंगे, आपको पता है, तो ये 3750 हो जाएगा, यानी 60, यानी x बराबर हो जाएगा 2520 रुपया। यानी आप कह सकते हैं मेरे भाई कि जो x की वैल्यू है, यानी जो उसे ब्याज मिला है वो कितना है 2520 रुपये। उसको ब्याज कितना मिला है 2520 रुपये, कितने साल में 2 साल में, क्योंकि आपसे कहा गया था जो लाभ होता है वो कितना गुना है 625/42 गुना है किसका, जो CI मिला है उसका। तो यहाँ से हमारा CI निकल के आ गया 25,20 रुपये। आपको पता है 12,000 रुपये पे 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में कितना मिलता है 2520, यानी हम अगर बात करें तो 12,000 का कितना परसेंट मिलता है 21%। और आपको पता है कि 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 21% है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगी, क्योंकि 10% और 10% का अगर 2 साल का रिजल्टेंट निकालें तो हम कह सकते हैं 10% का तो सक्सेसिव, यानी 10% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 21%, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%।
अब आपको पता चल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो आप सबसे पहले ऑप्शंस को देखिए, यानी आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपके पास ए ऑप्शन बचा है और सी ऑप्शन जिसमें रेट को 10% कहा गया। अब हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, समझिएगा। कहा गया था कि पी ने इन्वेस्ट किया था और क्यू ने इन्वेस्ट किया था। पी ने 45K से स्टार्ट किया था और क्यू ने एक्स पैसा लगाया था, और कहा गया 5 महीने बाद ये 4500 निकाल लेता है, यानी 4.5 के बस निकाल लेता है ये, और ये 5 महीने बाद की बात हो रही है। और 7 महीने बाद ये क्या करता है, अपनी पूंजी कितना बढ़ा देता है, 4.5 और ऐड कर देता है, यानी कि ये 4.5 के और ऐड कर देता है। अब आपसे कहा गया कि टोटल लाभ कितना होता है, टोटल लाभ कितना होता है, आपसे कहा गया कि टोटल लाभ 87,400 का होता है और उसमें से व्यक्ति का हिस्सा 37,500 रुपये है। समझ रहे हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो लाभ हो रहा है व्यक्ति का, समझिएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 37,500 किसका हिस्सा है, 37,500 व्यक्ति का हिस्सा है और 87,400 कुल लाभ है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर 37,500 व्यक्ति को मिलता है, यानी 37.5 व्यक्ति को मिलता है, तो हम कह सकते हैं 87,400 में से 375 घटाएंगे, यानी कि 49.9 के किसको मिलता होगा, क्यू को मिलता होगा, क्योंकि टोटल 87.4 है, 37.5 पी को मिल गया, तो क्यू को कितना मिलता होगा, 49.9। यानी आप कह सकते हैं, आप सीधे निकालिएगा कि 45 के कितने महीने तक लगा था उसका, 12 महीने तक। पार्टनरशिप का वो यूज करिए फार्मूला, यानी 45 के उसने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, और प्लस आपको पता है 4.5 के 7 महीने बाद लगाया था, और पूरे साल के अंत में यानी कि 7 महीने बाद, यानी कि 5 ही महीने तक लगा रहा होगा 4.5 के, यानी 4.5 के कितने महीने तक लगा था उसका। देखिएगा, जब वो 7 महीने बाद लगा था, एक ही साल के अंत का लाभ की बात की गई है, तो ये कितने महीने तक लगा था, 4.5 के 5 महीने तक। और ये बराबर आपको दिया गया है, कितना है मेरे भाई, 37.5। यानी आपसे कहा गया मेरे भाई, यहाँ से देखिएगा, अगर 37.5 बराबर इतना है, 45 के इंटू 12 प्लस 4.5 के इंटू 5, यानी आप 4.5 के कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 120 और प्लस ये 5, 120 प्लस 5 यानी कि 125 बचेगा, यानी कि 4.5 के इंटू 125 बराबर है आपका 37.5। अब ये दशमलव यहाँ से हटा के यहाँ लगा दीजिए, तो इसका 3 गुना है, यानी आप कह सकते हैं कि 4.5 के बराबर 3, या हम कह सकते हैं कि 1 बराबर, यहाँ से आप कह सकते हैं 1 बराबर कितना है, 1 बराबर कितना है, अगर 3 बराबर 4.5 के है तो 1 बराबर हो जाएगा 1.5 के 1 बराबर हो गया 1.5 के। प्रश्न लेंदी है लेकिन समझिएगा। अब 1 बराबर अगर 1.5 के है तो क्यू को कितना हिस्सा मिला है, 49.9 के बराबर, यानी अगर 1 बराबर 1.5 के है तो 49.9 के बराबर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 15 से गुणा करिए तो आप कह सकते हैं 50 में 15 से गुणा करिए, यानी 50 में 1.5 से गुणा करिए और 0.15 इसमें से घटा दीजिए, तो आपका हो जाएगा 75 में से 1 यानी 74.85 आपको वैल्यू निकालनी। यानी आप कहेंगे कि अगर 1 बराबर 1.5 के था तो 49.9 के बराबर 74.85। अब 74.85 के बनाने के लिए आपको पता है कि x कितने महीने तक लगा था। आप कहेंगे मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, आप कहेंगे यहाँ पे हम सही कर रहे हैं, यानी कि ये हो गया, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 45 के था, 45 के, और ये 125 था, यहाँ से हमारा हटा था ये 45 के। अच्छा, यहाँ पे 4.5 के ना हो गया, 45 के था, यानी 1 बराबर 15 हो गया था। 1 बराबर अगर 15 हो गया तो ये आपका आ जाएगा 748.5, यानी कि ये 748.5 है। यानी कि आपको पता चल गया इसका क्यू का कुल इन्वेस्टमेंट 748.5 है। अब आप कहेंगे कि क्यू ने एक्स तो कितने महीने तक इन्वेस्ट किया था, 5 महीने तक, यानी 5x इन्वेस्ट करता है। और आप कहेंगे x माइनस 4.5 के कितने महीने तक, 7 महीने तक, यानी 7x माइनस 4.5 से गुणा करेंगे तो यानी 31.5 के, और ये बराबर आपको दिया गया है 748.5, यानी आप कह सकते हैं 12x बराबर हो जाएगा 31.5 748.5 में जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 780 के, ठीक है, 780 के, यानी 12x बराबर 780 के, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 12 छक्के 72, 12 पंचे 60, यानी 65 के, x बराबर 65, यानी उसने इन्वेस्ट कितना किया था, 65 के। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में था कुछ नहीं, बस समझाने में इतना समय लग गया। देखिएगा, P ने 45 के इन्वेस्ट किया और 7 महीने बाद 4.5 के और इन्वेस्ट कर दिया, और Q ने X इन्वेस्ट किया और क्या कहा जाता है 5 महीने बाद वो 4.5 के निकाल लेता है, यानी कि अब आपको पता चल गया कि पूंजी इनकी इस अनुपात में लगी। आपसे कहा गया अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप का, तो आपको पता है P के 45 के रुपए 12 महीने के लिए लगे हैं और
4.5 के जो उसने बढ़ा है वो 7 महीने बाद बढ़ा है और 1 साल की ही बात हो रही है, यानी कि 5 महीने के लिए 4.5 के लगे थे। यानी आपको पता है कि जो पार्टनरशिप होती है उसमें जितने महीने के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उसी अनुपात में पैसा मिलेगा। आपको दिया गया है कि जो आपके पी का हिस्सा है वो 37.5 हज़ार ही है, यानी 37.5 के है, यानी आप कह सकते हैं 12 गुणे 45 के प्लस 4.5 के गुणे 5 बराबर 37.5। यहाँ से आपने निकाल लिया कि 1 बराबर 15 के, 1 बराबर 15 के। अब अगर 1 बराबर 15 के, आपको पता है 37.5 के पहले व्यक्ति का हिस्सा था, टोटल कितना हिस्सा आया है 87,400, यानी कि दूसरे व्यक्ति को 49.9 के मिला। अगर आपको पता है कि 1 बराबर होता है 15 के, तो 1 बराबर 15 के यानी 49.9 बराबर कितना हो जाएगा 74.85 या 748.5, यानी दूसरे व्यक्ति द्वारा लगाई गई पूंजी 748.5 है। यानी एक्स उसने 12 महीने के लिए, एक्स कितने महीने तक लगाया था, आपसे कहा गया एक्स वो 5 महीने तक लगाता है, यानी 5x, और एक्स में से 4.5 कम, क्योंकि 5 महीने बाद वो 4.5 हज़ार निकाल लेता है, यानी x माइनस 4.5 वो कितने महीने तक लगाता है 7 महीने तक। तो इतना हो जाएगा। कुल पूंजी आपको पता है 748.5 है, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 65 के। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को पढ़िएगा और इस प्रश्न को ग्रुप में डिस्कस करेंगे अभी हम, क्योंकि यहाँ पे समझाना, ग्रुप में आपके जो मन में डाउट आएंगे वो सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न का हल नहीं निकालना है, यहाँ पे आपके डाउट बनने चाहिए। तो ये प्रश्न सॉल्व करिए और जहाँ जहाँ फंस रहे हैं सारे लोग ग्रुप में फटाफट भेजिए, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा कि कैसे और क्या आंसर होगा, उसके बाद आपके डाउट बात करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न ऐसा है ही, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा। प्रश्न देखिएगा, ये पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैंने बनाया था मेंस प्रोस्पेक्टिव से। कहा गया एरिया ऑफ रोम्बस इज 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर विकर्ण d1 d2 हो तो हाफ d1 d2 इज इक्वल टू 147 दी गई है, या हम कह सकते हैं कि विकर्णों का गुणनफल यानी d1 इंटू d2 बराबर हो जाएगा 147 दूना 294। ठीक है, पहली चीज पता चल गई। अब कहा गया गोले का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात 9:5 है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अनुपात वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आपको दिया गया 9:5 है। और आपसे कहा गया कहाँ, जहाँ गोले की त्रिज्या समचतुर्भुज के छोटे विकर्ण के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं अगर d1 छोटा हो d2 से, तो आपसे कहा गया कि गोले की जो त्रिज्या है यानी कि स्फीयर की जो रेडियस है वो छोटे विकर्ण के बराबर है, यानी r बराबर d1 दिया गया। और कहा गया कि बेलन की आधार त्रिज्या समचतुर्भुज के लंबे विकर्ण के बराबर है, यानी इसकी जो रेडियस है वो d2 के बराबर है। ठीक है, कहा गया बेलन के आधार त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 40% है, यानी बेलन की जो आधार त्रिज्या है वो इसकी ऊंचाई का 40% है, यानी इसकी ऊंचाई बराबर हो जाएगी इसका 2.5 गुना। अरे 40%, अगर इसका ये 40% है तो ये आप कह सकते हैं कि जो h होगा वो r का 2.5 गुना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 2.5 d2। डन। अब आपसे कहा गया कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई के बीच अंतर कितना, यानी आपको निकालना है d2 माइनस d1। देखो कैलकुलेटिव है प्रश्न, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको करना तो है ही, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। अब देखिएगा, ये सब क्वेश्चन है फर्स्ट गो में नहीं करना है, सेकंड गो में करना है, लेकिन मेंस में भी सेकंड गो में करना है। ये मेंस के बेसिकली मेंस के व्यू से बनाए गए हैं। अब देखिएगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, आपको पता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, यानी r का क्यूब बोले तो d1 का क्यूब, डिवाइडेड बाई आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है d2 यानी d2 का स्क्वायर इंटू h यानी कि 2.5 d2। तो ये बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया गया 9/5, 9/5। अब इसको सॉल्व करिएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, यानी आपका हो गया 4/3, या हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर ले तो ये 8/3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे केवल 5 बचेगा, यानी आप कह सकते हैं 8/15 d1 का क्यूब बटे d2 का क्यूब बराबर 9/5, या आप कह सकते हैं 5 से कटे गए 3 हो जाएगा, यानी d1 का क्यूब बटे d2 का क्यूब, यानी d1 बटे d2 का क्यूब बराबर हो जाएगा 3 9 27/8, यानी कि 3/2 का होल क्यूब। तो d1 बटे d2 बराबर 3/2। अब d1 बटे d2 आपको पता चल गया 3/2 है। अब आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, d1 को अगर 3x माने तो d2 को 2x मानना पड़ेगा, और आपको पता है d1 इंटू d2 294, यानी कि आपका 6x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 294। 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा 294, या 6 से काट दीजिए तो 6 चौको 24, 6 से काटिए तो 6 चौको 24, 6 9 54, यानी x बराबर आपका आ गया 7। x बराबर 7 हो गया। आपको पता है d1 3x है, d2 2x है, इनके बीच का अंतर यानी x पूछा गया था, x बराबर 7 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 2x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 2x प्लस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 6x माइनस 3 को क्या लिख लीजिए, ये लिखा है x प्लस 2,
और देखिएगा यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये आपका आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इंटू यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा यानी 2x माइनस 1 और यहाँ पे 2x प्लस 3 बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा आपको दिया क्या गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc और आपको पता है अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो तो आपको पता है क्या हो जाता है यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। abc की वैल्यू रख दीजिए यानी आपका हो गया x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 1 और प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यानी आपका हो गया 2 4 1 5x प्लस 4 बराबर 0 यानी 5x प्लस 4 बराबर अगर 0 है तो आपसे पूछा क्या गया है 5x प्लस 9 की वैल्यू, यानी कि आप कह सकते हैं 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 यानी आप 5x की जगह पे -4 रख सकते हैं यानी ये हो गया 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी आपको वैल्यू निकालनी थी 5x प्लस 9 की, या आप कह सकते हैं 5x प्लस 9 को लिख लीजिए 5x प्लस 4 प्लस 5 और 5x प्लस 4 0 हो गया यानी कि आपका बचा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो आपका आंसर कितना हो गया 25। ठीक है, अगला प्रश्न बड़ा मस्त सा प्रश्न है। अगर 5 टाइम्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4x इज इक्वल टू 8 तो आपको वैल्यू निकालनी है कि इतने की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिएगा मैं थोड़ा सा इसको प्रश्न को ऊपर से ये देखिए अब सही हो गया, हाँ अब सही हो गया। देखिएगा प्रश्न में क्या दिया गया, आप क्या काम करिए अंश में कई पद हैं हर को लेके अलग हो जाइए यानी आपका बचा 5 4 मतलब पहले गुणा कर दीजिए 5 का तो ये बचेगा आपका 20x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4x यानी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बचेगा 5x प्लस 5 बाई 4x माइनस 3 बाई 4 इज इक्वल टू 8। यही तो बचेगा। हमने क्या किया 20x स्क्वायर में 4x से डिवाइड करा, 5 में डिवाइड करा, 3x में 4x से डिवाइड करा। अब आप क्या कह सकते हैं 3/4 को अगर इधर भेजेंगे तो 8 प्लस 3/4 बचेगा, यहाँ से खत्म हो गया यानी 8 चौको 32 3 35/4 ये हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए यानी आपका बचा x प्लस 1/4x इज इक्वल टू कितना बच्चा 5 से डिवाइड करो तो ये 7/4 हो गया, या 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, अब 2x प्लस 1/2x अगर 7/2 है तो हम कह सकते हैं कि √2x माइनस 1/√2x अगर हम इसको x मतलब a एज्यूम करें तो a माइनस 1/a आपसे पूछा गया, जबकि आपको पता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर अगर m हो तो a माइनस 1/a बराबर होता है अंडर रूट में m माइनस 2, कितना हो जाता है m माइनस 2, यानी कि आप कह सकते हैं 7/2 माइनस 2, 7/2 में से 2 घटाएंगे तो आपका हो जाए 7 माइनस 4/2 यानी कि 3/2 का वर्गमूल, यानी आपका आंसर हो गया 3/2 का वर्गमूल। एकदम हूबहू प्रश्न है, देखिएगा कैसे करेंगे। आप सेम काम करिएगा, यहाँ पे आप 4x से डिवाइड कर दीजिए तो आपका बचेगा 3/4x प्लस दूसरे में आप डिवाइड करेंगे तो 9/4x नीचे बचेगा, माइनस 6/4x को क्या लिख सकते हैं 6/4x को लिखेंगे 3/2x और यहाँ पे बचेगा माइनस 3/4, ये आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा अब आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप एक काम करिए, देखिएगा आप यहाँ पे क्या काम करिए 3x या ऐसे वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, आप क्या काम करिए इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपको पता है अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा x प्लस 1/x माइनस 2 बराबर -5, यानी आप कह सकते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू -3, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -3। ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -3, या आप कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -3x, या आप कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -3x। अब इतना ही रहने दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -3x। अब आप देखिएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 को लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू -3x और प्लस 2 इतना लिख लीजिए और -6 माइनस 3x ये दिया गया है डिवाइडेड बाई 4x। ठीक है, अब गुणा करिए तो ये हो गया 3 का अगर हम गुणा करेंगे इसमें तो यह हो जाएगा -9x प्लस 6 माइनस 3x बाई 4x, 6 कट गया -9x माइनस 3x यानी -12x बटे 4x, तो 4x काटेंगे तो ये आपका 3 आंसर आ जाएगा माइनस का, तो आपका आंसर कितना हो गया -3। हमने क्या किया यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू निकाली, इसी को सॉल्व किया तो हमारा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -3x आ गया, यहाँ पे पुट कर दिया हमारा आंसर आ गया। देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने को कहा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो कर पाएंगे। x पावर 4 -16 को लिख सकते हैं x
का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, जिसको अगर हम तोड़ेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, जिसको हम तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा जो कि बनेगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। इतना अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बेसिक्स क्लियर करिए। अपन ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू ये एक्स क्यूब माइनस 27 को लिख सकते हैं एक्स माइनस मतलब एक्स का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, जो कि फार्मूले पे खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 डिवाइडेड बाई आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया गया है, एक्स प्लस 2 दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है डिवाइडेड बाई को पलट के मल्टीप्लाइड बाई कर लीजिए, ये बचेगा एक्स माइनस 3, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और ये बराबर दिया गया है 3/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 कट गया, एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर से ये कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इधर से कट गया, एक्स प्लस 2 इधर से कट गया, एक्स माइनस 3 इधर से कट गया, यानी आपके पास बचा कितना एक्स माइनस 2 इजिकल टू 3/2, या आप कह सकते हैं एक्स माइनस 2 इजिकल टू 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1.5, यानी एक्स इजिकल टू 2 प्लस 1.5 यानी 3.5 आपका आंसर हो गया। सेम सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, आपको दिया गया एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना इतना इतना। अब देखिएगा आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिएगा अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक काम करिएगा, आप इसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से डिवाइड करने को कहा गया है, तो आप क्या काम करिए इसको ऐसे लिखे रहने दीजिए, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, तो आप इसको ऐसे लिखे रहने दीजिए और एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी इसको अगर हम ऐसे लिखा रहने दें तो आप कह सकते हैं इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दीजिए प्लस वाई स्क्वायर ऐसे, और डिवाइडेड बाई है यानी कि पलट के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को ब्रैकेट में खोले तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये तो बच रहा है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपको एक चीज़ दिख रहा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ए माने एक्स वाई को बी माने, तो ये लिखा है ए माइनस बी, इधर ए प्लस बी, देखिए ये ए है और ये बी है, यानी ए माइनस बी इधर लिखा हुआ है, ए प्लस बी इधर लिखा हुआ है, इससे इसकी पावर कट गई, यानी आपका बचा कितना एक्स माइनस वाई, ये आगे वाला पार्ट वैसे बचा हुआ है, यानी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 और प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अरे एक्स देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ए पावर 2 प्लस बी पावर 2 प्लस 2ab, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस एक्स वाई का स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप देखिएगा यहाँ से इससे ये कट जाएगा, यानी आपका बचा कितना एक्स माइनस वाई, तो आपका आंसर क्या हो गया एक्स माइनस वाई। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वन। अब आप ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में बहुत ज़्यादा मिलते हैं और अभी पहले मेंस में पूछे जाते थे, अब तो प्री में पूरा दबा के पूछते हैं। कहा गया कि अगर इसके मूल अल्फा और बीटा यानी रूट्स अल्फा और बीटा है, तो आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक यानी -4 अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, जो सॉरी माइनस नहीं होता यानी कांस्टेंट टर्म यानी कि -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1 ही है। आपको पता चल गया अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है अल्फा बीटा। अगर किसी इक्वेशन का स्क्वायर लिखना है तो आप कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, तो ये हो जाता है आपका इक्वेशन। अब आपको सम ऑफ रूट्स यानी इसका सम पता करना है, तो आप अल्फा स्क्वायर बटे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा अगर करेंगे तो आपका आएगा कितना, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब, हर बराबर करिए तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, ये तो हो जाएगा। यानी कि आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पता होना चाहिए। अब अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम फार्मूले में खोलें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अरे आप कहते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा था, और देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस अल्फा बीटा ऑलरेडी था तो वही माइनस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है -4,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर 16 -3 अल्फा बीटा यानी कि +3 डिवाइडेड बाई -1, ये तो हो जाएगा। यानी कि ये कट गया, 4 × 19 यानी कि 76 हो जाएगा। अब आपको पता है सम ऑफ रूट्स पता चल गया, यानी आपका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि 76x, यानी आपका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा x² माइनस 76x और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप अल्फा बीटा हो जाएगा जो कि -1 है, तो आपका हो जाएगा x² माइनस 76 -1 = 0। इक्वेशन समझ आ गया। यानी आपको बस बेसिकली ये पता होना चाहिए कि अगर कोई सम ऑफ रूट्स पता हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, देन व्हाट विल योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट्स ऑल। अच्छा, ये प्रश्न मैंने जब फर्स्ट टाइम 2016 में देखा था तो मेरे को लगा यार गजब का प्रश्न है, इससे टफ प्रश्न बन ही नहीं सकता। बट इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैंने बिना पढ़े इसको ऐसे डिसाइड कर लिया था, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा इजी क्वेश्चन है। कहा गया कि देयर आर 50 बॉक्सेस एंड 50 पर्सन, यानी कि 50 डिब्बे और 50 व्यक्ति हैं। पर्सन 1 कीप्स 1 मार्बल इन एवरी बॉक्स, पर्सन 2 कीप्स 2 मार्बल्स इन एवरी बॉक्स, 3 कीप्स 3 मार्बल इन एवरी बॉक्स एंड सो ऑन। यानी कि पहला व्यक्ति हर पहले डिब्बे में, हर मतलब एक डिब्बे पे रखता है, दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में, यानी पहले पे रखा, फिर तीसरे पे रखेगा, फिर पांचवें पे रखेगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ, तीसरा व्यक्ति हर तीसरे पे रखता है, यानी पहले पे रखेगा, फिर चौथे पे रखेगा, फिर सातवें पे रखेगा। ऐसे चौथा व्यक्ति पहले पे रखेगा, फिर पांचवें पे, यानी 4 के डिफरेंस पे रखेगा, और ऐसे 50 व्यक्ति रखेंगे। तो कहा कि 50वें बॉक्स में कितनी गेंदें होंगी। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है चौथे व्यक्ति में कौन कौन रखेंगे। चौथे डिब्बे में अगर मैं बात करूं तो पहला व्यक्ति रखेगा, क्योंकि वो हर एक डिब्बे में रखता है। दूसरा व्यक्ति रखेगा नहीं रखेगा, देखिएगा 1 2 3 4। दूसरा व्यक्ति 1 से स्टार्ट करेगा, अगर वो 1 से स्टार्ट करता है, 1 से नहीं स्टार्ट करेगा, हर दूसरे डब्बे में रखेगा, यानी कि वो 2 से स्टार्ट करेगा, यानी इसमें रखेगा फिर इसमें रखेगा, यानी दूसरा व्यक्ति भी 4 में रखेगा। और चौथा व्यक्ति हर चौथे डिब्बे में रखेगा, यानी यहाँ नहीं रखेगा, यहाँ नहीं रखेगा, यहाँ नहीं रखेगा, फिर ये यहाँ आके, यानी इसमें चौथा व्यक्ति भी रखेगा। यानी अगर हम थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में देखें तो आप कहेंगे चौथे डिब्बे में कितनी गेंदें आएंगी। पहला व्यक्ति रखेगा, दूसरा व्यक्ति रखेगा, चौथा व्यक्ति रखेगा, यानी 1 + 2 + 4 7 गेंदें हो जाएंगी। 1 2 4 हैं क्या, 4 के फैक्टर, यानी जितने नंबर का डिब्बा उतने उसके जितने फैक्टर होंगे उतनी गेंदें उसमें पड़ेंगी। यानी कि 50 के फैक्टर कौन कौन से, पहले व्यक्ति के केस में भी आएगा, दूसरे के 25 दूसरा व्यक्ति अगर हर दूसरे डब्बे में रखते जाएगा तो 50वें डब्बे में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सम संख्या वाले में रख रहा है। तीसरा व्यक्ति नहीं रखेगा, क्योंकि 3 से 50 कट नहीं रहा। चौथा पाँचवां रखेगा, छठा 7वां 8वां 9वां 10वां 25वां, इतने लोग रखेंगे। ठीक है, 25वां और 50वां व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, यानी 50वां व्यक्ति 50वें डब्बे में रखेगा। 50 से नीचे मतलब 50 के कौन कौन से फैक्टर, 50 के फैक्टर 1 है, 2 है, 5 है और 10 है, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब आपको पता है पूछा कि 50वें डब्बे में कितनी गेंदें हैं, तो आप कहेंगे 50 + 25 75, 10 85, 5 90, 2 92, 1 93। कितनी गेंदें आई 50वें डब्बे में, 93। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से भी 6 अधिक है, तो वो संख्या कितनी है। देखिए, अगर हम संख्या को माने कुछ संख्या रही हो n, उसको a और b में तोड़ा गया, अब कहा गया कि पहले भाग का 80% यानी a का 80% यानी 4a/5, ठीक है, ये दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, यानी कि दूसरे भाग का 60% 3b/5 से 3 अधिक है, यानी हम कह सकते हैं 4a - 3b = आपका आ गया 15। ठीक है, कुत्तों से थोड़ा बच के, क्योंकि ये भौंक रहे हैं बहुत ज़्यादा है। फिर कहा गया दूसरे भाग का 80% यानी 4/5b और माइनस पहले भाग का 90%, यानी कि आप कह सकते हैं 4.5a/5, इससे 6 अधिक है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं 4b - 4.5a = 30। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि दोनों भागों की वैल्यू, अच्छा संख्या निकालनी, यानी a + b आपको निकालना है, a + b आपको निकालना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। आप सॉल्व करने जाएंगे अगर, तो आप क्या काम करिए, इसमें 4 से गुणा करिए, इसमें 3 से, दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 16a - 13.5a, यानी कि 2.5a बचेगा। ठीक है, 16a - 13.5a यानी कि 2.5a बचेगा, और 60 और 90 150 हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 60। a बराबर अगर आपका 60 हो गया तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 240 - 3b = 15, यानी कि 240 - 15 = 3b, यानी 3b = 225, यानी b = 75। अब a और b में तोड़ा गया था, 60 75 का योग 135 हो जाएगा। ये प्रश्न देखिएगा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, 12वां, इसी वजह से मैंने इसके लिए जगह नहीं छोड़ी। कहा गया कि 3 अंकों वाली एक संख्या के इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है जो अपनी मूल संख्या से 63 बड़ी है। मान लीजिए मूल संख्या में इकाई के अंक के स्थान पे x है, तो x के सभी संभव मान कितने होंगे। ध्यान दीजिएगा,
देखो अगर मैं आपको बात करूं कि 3 अंकों की एक संख्या है, मान लो आपकी संख्या है 7x और y, ठीक है, या 7y और x, क्योंकि आपको ऑलरेडी दिया गया है 7y और x आपकी संख्या हो गई, और कहा गया इसके इकाई और दहाई के अंकों को आपस में पलट दिया जाता है, यानी कि आपको 7xy एक संख्या मिलेगी। अरे इकाई की जगह पे दहाई का अंक, दहाई की जगह पे इकाई का अंक। आपको पता है सैकड़े का अंक चेंज नहीं होता, यानी आपसे कहा गया कि अगर मैं बात करूं तो संख्या चेंज क्यों होती है, yx और xy के बीच का जो डिफरेंस है उसी वजह से संख्या चेंज होती है, यही दिया गया। अब कहा गया जो अपनी मूल संख्या से 63 बड़ी, यानी इसमें अगर हम 63 जोड़ें तब ये संख्या प्राप्त होगी। यानी हम कह सकते हैं कि एक्स वाई से जो संख्या बन रही है उसमें से अगर हम वाई एक्स वाली संख्या घटाएंगे तो हमें 63 मिल जाएगा। आपको पता है x अगर किसी के दहाई का अंक है तो 10x प्लस वाई इसकी वैल्यू हो जाएगी और 10y प्लस एक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो घटाएंगे तो -10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 63 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 63, यानी आप कह सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब ध्यान दीजिएगा, यानी x जो है वो y से 7 बड़ा है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है, तो y को कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। x की वैल्यू अगर हम 8 मान लें तो y को 1 होना पड़ेगा। x को अगर हम 7 मान लें तो हमारे y को कितना होना पड़ेगा, ये सब y की वैल्यूज हैं, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी आप कहेंगे मेरे भाई कि हमारी x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, आपसे x की वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज पूछा गया तो 9, 8 और 7, 9, 8 और 7 आपकी संख्या बनेगी। 9, 8 और 7 ये 3 वैल्यूज पॉसिबल है, यानी 7, 8 और 9 x की 3 वैल्यूज पॉसिबल है। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है। कहा गया x एंड y आर द सेंटर्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली वेयर x y इज इक्वल टू 17। ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न को मैं हिंदी में दिखाऊं, हिंदी में देखिएगा। कहा गया x और y क्रमशः, या ऐसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम करते हैं। हाँ अभी देखिएगा, कहा गया x और y जो हैं वो सेंटर्स हैं 2 सर्किल के जिनकी रेडियस आपको दी गई है एक्स वाई, यानी कि इनके एक सर्किल ये है आपका, एक सर्किल आपका ये है, ठीक है, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको दी गई है 17 है, क्योंकि एक का सेंटर x दिया गया था, एक का सेंटर y दिया गया था। आप कहा गया z इज द सेंटर ऑफ a सर्किल ऑफ रेडियस r विच टचेज द अबव सर्किल एक्सटर्नली, यानी कि एक ये सर्किल है टच करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता, टच करता है, एक ये सर्किल है, इसकी रेडियस आपको दी गई अगर r हो तो आपसे r की वैल्यू निकालने को कही गई है। इसको पहले मिला दीजिए, इसके सेंटर से इसको मिला दीजिए, हमने मिला दिया, इसकी रेडियस आपको दी गई है r। आपको एक चीज़ और दिया गया कि अगर इसका सेंटर z है तो x z y की वैल्यू 90 अंश दी गई, ये 90 अंश। आपको पता है पहले की रेडियस 9 थी, इसकी 2 थी और ये 17 है। अब आप देखिएगा एक्स जेड वाई एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसकी साइड्स 9 प्लस आर और 2 प्लस आर हैं परपेंडिकुलर साइड, और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज 17 है। तो आप कह सकते हैं 9 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर 17। आपको पता होगा कि 15 और 8 का स्क्वायर जो बनता है वो 17 के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि आर की वैल्यू अगर हम 6 रख दें तो यहाँ पे 15 बन रहा है, यहाँ पे 8, यानी आर की वैल्यू हो गई 6, यही आपको निकालनी थी, तो आर की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। अगला प्रश्न भी ज्योमेट्री से है। कहा गया इफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स भी 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी कि 2 वृत्तों की त्रिज्या r1 दी गई है, r2 दी गई है, ये 6 है, ये 3 है। कहा गया एंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई दी गई 8। तो आपसे कहा गया डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी। अगर आपको सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस d पता हो तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है d स्क्वायर माइनस ऑफ r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस r1 ऑफ मतलब कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है डायरेक्ट कॉमन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बराबर होता है अंडर रूट में द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 3 9 का होल स्क्वायर। यानी आपका अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो यानी 64 बराबर आपका आएगा d स्क्वायर माइनस 81, यानी d स्क्वायर इज इक्वल टू 145 आ जाएगा, यानी d बराबर यानी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कितना हो जाएगा अंडर रूट में 145 सेंटीमीटर। गॉट इट। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया व्हाट द इफ ए बी इज द डायमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी डी। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिया नहीं गया, बस इतना दिया गया कि ए बी डायमीटर है, तो बस जूम कर लीजिए इसको और कर डालिए। तो मैं जूम करता हूँ, देखिएगा ए सी डी की वैल्यू निकालने को कहा गया। अब ए सी डी कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, आपका ए बी डायमीटर है तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 अंश, क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, एक कोण 90 अंश है, यानी ये 45 हो जाएगा, ये 45। सिमिलरली अगर ये पूरा 90 था तो ये भी 45 हो जाएगा, यानी ये 45, ये 45, ये 45। अब आपसे ए सी डी की वैल्यू पूछी गई थी, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
या इतना ही लिख दें आप, बहुत है कि 1 मिनट देखिएगा, ये 45 है तो ये भी 45 है, यानी ये 45 है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक समकोण है और उसमें 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के न्यून कोण बराबर हैं। अब देखिएगा जीवा AD द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण ये भी है, जीवा AD द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण ये भी है, यानी दोनों कोण बराबर होंगे। एक ही जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बने किसी 2 बिंदु पे बनाए या कितने भी कोण बने, सबकी वैल्यू बराबर हो जाएगी, यानी ACD की वैल्यू भी 45 अंश हो जाएगी। कहा गया है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट P। अब आपको दिया गया डायगोनल्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं सीधे मान लीजिए स्क्वायर है, क्योंकि 2 ही जनों के बाइसेक्ट करते हैं, एक स्क्वायर के एक किसके रेक्टेंगल के, दोनों बाइसेक्ट करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, और रोम्बस के भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहा गया ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं, P पे काटते हैं, यानी आप मान लीजिए चूंकि साइक्लिक है तो इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होगा, और अगर आमने सामने के कोणों का योग 180 है तो कोई जरूरी नहीं रोम्बस हो, तो आपको सीधे सीधे स्क्वायर या रेक्टेंगल पे आ जाना है। अब अगर DBC बराबर है 60 अंश, अब ध्यान से देखिएगा, DBC 60 अंश, आपको BCD बेसिकली निकालना है, BCD यानी ये कोण निकालना है। आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हम बात करें DBC की, तो DBC जीवा DC द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण है 60 अंश, तो ऐसे DAC भी DC जीवा द्वारा ही वृत्त के परिधि पे बना कोण है, यानी ये भी 60 अंश हो जाएगा। अब आपको पता है ये पूरे कोण की अगर हम बात करें ब्लू वाले की, मैं ब्लू रीजन की बात कर रहा हूँ, यानी ये कोण की बात करिए, ये 60 है, ये 30 है, यानी पूरा 90 हो गया। और ये चूंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी आमने सामने के कोणों का योग 180, यानी ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। बात बराबर। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स इज 20 ईयर्स, यानी कि एवरेज एज जो है, एवरेज एज वो कितना है 20 ईयर्स, कितने लोगों की 10 लोगों की, ठीक है। अब कहा गया इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज 10 ईयर्स, यानी कि 10 मतलब जो यंगेस्ट है यानी सबसे छोटा है वो 10 ईयर्स का है, यानी यंगेस्ट मेंबर जो है वो 10 ईयर्स का है। तो कहा गया फाइंड द एवरेज एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर। अच्छा, अगर आपसे कहा गया कि जब छोटा वाला व्यक्ति पैदा हो उससे पहले औसत आयु कितनी, तो कितने साल पहले पैदा हुआ होगा। अगर 10 लोगों की औसत आयु आपको दिया गया 20 वर्ष है, तो आपकी कुल आयु कितनी होगी 200। आपसे कहा गया 10 साल पहले की बात करी जा रही है कि 10 साल पहले की औसत आयु निकालिए, क्योंकि तभी छोटा वाला मेंबर पैदा हुआ था। तो 10 साल पहले अगर मैं बात करूँ, आपको पता है कि अगर हर साल बात की जाए तो 10 साल पहले इनकी 10 लोगों की अगर औसत आयु की बात करें, या आप ऐसे करें कि आपको पता है 10 लोग हैं और सबकी आयु 10-10 साल बढ़ी है, तो 10 साल पहले सबकी आयु 10-10 साल कम रही होगी, यानी 10 लोगों में 10-10 साल कम, यानी 100 कम रही होगी, यानी तब कुल आयु कितनी रही होगी 100। लेकिन आपको पता है तब ये छोटा वाला, अगर 10-10 साल पहले की बात करें, तब ये छोटा वाला पैदा ही नहीं हुआ था, यानी अभी अगर 10 मेंबर है तो तभी 9 मेंबर रहे होंगे। ये कुल आयु है, ये मेंबर्स की संख्या, तो एवरेज कितना आ जाएगा 100 में अगर हम 9 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 11.11, यानी आपका आंसर आ जाएगा 11.11 वर्ष। ये प्रश्न देखिएगा, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, एवरेज का मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसी वजह से मैंने ले लिया था ये प्रश्न। कहा क्या गया कि 5 मेंबर्स ऑफ ए टीम आर वेट consecutively and their average weight calculated after each member is weighed। कहा गया कि 5 मेंबर हैं किसी टीम में और वो कुछ इस प्रकार से एक एक करके तौले जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक तौल के बाद औसत भार निकाला जाता है और प्रत्येक तौल के बाद औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है और अंतिम भार का सदस्य प्रथम व्यक्ति के भार से कितना ज़्यादा। ध्यान से देखिएगा, कुछ प्रश्न में नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। देखिएगा, अगर मैं मानूँ पहला वाला व्यक्ति गया और वो 1 किलो का ठहरा, ठीक है, दूसरा व्यक्ति जाएगा, यानी अगर एक व्यक्ति गया 1 ठहरा तो उसका औसत कितना हो गया A हो गया। अब दूसरे बारी में जो दूसरा व्यक्ति जाएगा तो हमें औसत A+1 करना है, यानी यहाँ पे एवरेज की बात हो रही है, यानी हमें A+1 औसत करना है, यानी कि टोटल वेट कितना होना चाहिए। अगर A+1 2 व्यक्तियों का औसत करना है, यानी 2A+2 इसका टोटल वेट होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यानी 2A+2 टोटल वेट होना चाहिए, तभी एवरेज कितना हो पाएगा A+1। यानी कि अगर A पहले आपको वेट मिल ही चुका था और टोटल हमें 2A+2 करना है, यानी दूसरे व्यक्ति का वेट हो जाएगा A+2। अब तीसरा व्यक्ति जाके वो औसत को कितना बढ़ाएगा, कहा गया सबके बारे में सबके बाद में एक बढ़ जाता है औसत, यानी यहाँ पे A+2 हो गया। तो अगर 3 व्यक्तियों का, अब तीसरा व्यक्ति आ चुका है तो 3 व्यक्तियों का औसत अगर A+2 है तो 3A+6 कुल वेट होना पड़ेगा। आपको पता है कि 2A+2 हमारे पास ऑलरेडी वेट था, तो इसमें कितने का व्यक्ति जोड़ें ताकि हमारा 3A+6 हो जाए, तो आप कहेंगे A+4। यानी आप देख रहे होंगे 2-2 किलो सब में बढ़ रहा है, यानी कि ऐसे चौथा आएगा तो A+6 रहेगा, और ऐसे पाँचवा आएगा तो A+8 रहेगा। ठीक है,
या आप ऐसे करें, देखो अब तीसरा व्यक्ति आएगा तो a+3 हमारा औसत होना चाहिए। अगर 4 व्यक्तियों का औसत a+3 है तो आपको पता है कि कुल वेट होना चाहिए 4a+12। आपके पास 3a+6 था तो a+6 ऐसे हो जाएगा। ऐसे पाँचवा आएगा तो a+8। अब आपसे पूछेगा अंतिम व्यक्ति का भार पहले व्यक्ति के भार से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे अंतिम व्यक्ति का भार कहाँ पे है, ये है। पहले व्यक्ति का भार कहाँ है, यहाँ पे है। तो आपसे कहा गया कितना ज़्यादा है, यानी कि ये देखिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ए से a+8 कितना ज़्यादा है, 8 किलोग्राम। तो आपका आंसर हो गया 8 किलोग्राम। समझ आ रहा है ना। अब देखिए अगर मैं बात करूँ पहले औसत a था, दूसरा व्यक्ति आया तो 2a+2 हो गया तो 2 हो जाएगा, तीसरा व्यक्ति आया 3a+6 हो गया तो a+2 हो गया, यानी यहाँ पे a+1 तो यहाँ पे 4 व्यक्तियों का औसत वेट कितना था, 4a+12 तो इनका औसत a+3। ऐसे आगे भी हो जाएगा और सब में देखिए एक एक बढ़ रहा है। वही समझाने की कोशिश थी, बाकी इसमें कुछ करना नहीं था। टाइम एंड वर्क का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहा गया कि 2 आदमी और 4 बच्चे किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं 2 men + 4 boys कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days वाइल 4 men and 5 boys। जब हम 4 men और 5 boys की बात करते हैं तो दे कैन कंप्लीट इट इन 6 days, क्योंकि men and boys आर पेड वेजेस अकॉर्डिंग टू दियर आउटपुट, यानी जितना काम करेंगे उतना उनको वेजेस यानी मजदूरी दी जाएगी। और कहा गया एक आदमी की मजदूरी कितनी दी गई है, 40 रुपये। तो आपसे पूछा गया कि एक लड़के और एक व्यक्ति की मजदूरी के बीच का अनुपात कितना। आपको पता है वर्क डन ये भी दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी यहाँ पे मिलेगा 20 men + 40 boys, ये बराबर हो जाएगा 24 men + 30 boys। यानी आप कह सकते हैं 4 men = यहाँ पे देखिएगा 4 men = 10 boys, यानी कि 4 आदमी 10 बच्चों के बराबर कार्य करते हैं। एक आदमी को 40 रुपये मिलते हैं, यानी कि 4 आदमियों को 160 मिलेंगे, ये बराबर हो जाएगा 10 बॉयज। या आप ये सब छोड़िए, 4 men बराबर 10 बॉयज आ गया। तो आपका m/b निकालना था, तो m/b कितना हो जाएगा 10/4 यानी 5/2। तो यही आपसे जिस अनुपात में काम उसी अनुपात में दाम, बात खत्म। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक व्यक्ति ब्रांड ए के 4 कमीज और ब्रांड बी के 5 कमीज मंगवाता है, यानी ए पर्सन ऑर्डर 4 शर्ट्स ऑफ ब्रांड ए एंड सम शर्ट्स ऑफ बी। यानी कि ए और बी ब्रांड के ए के 4 कमीज मंगवाता है, बी के एक्स कमीज मंगवाता है। ठीक है, हमें नहीं पता एक्स की वैल्यू कितनी है, अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि ब्रांड ए के प्रत्येक कमीज का मूल्य ब्रांड बी के प्रत्येक कमीज के मूल्य का दुगुना है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इसका बी के मूल्य की बात करूँ, अगर ये ए है तो इसका मूल्य 2 है। क्योंकि जब कमीज़ें घर आई तो पाया गया दोनों ब्रांडों की कमीज़ों की संख्या आपस में बदल दी, यानी जब हमारी कमीज़ आती है तो हमें पता चलता है ए ब्रांड की एक्स कमीज़ें आई हैं और बी ब्रांड की 4 कमीज़ें आई हैं। तो कहा गया परिणाम स्वरूप कुल कीमत 40% बढ़ गई। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूँ 4 कमीज़ें 2 रुपये की तो 8 है इधर हो गया और प्लस एक्स है इधर, यानी कि कुल रुपया पहले इतना लगा था और अभी 40% बढ़ गई। यानी कि 40% बढ़ने का मतलब समझ रहे हो, 40% बढ़ने का मतलब अभी इसका 7/5 हो गई, यानी 7/5 ऑफ 8 है प्लस एक्स है, इतनी हो गई हैं। अभी कुल इतना मूल्य लगा। आपको पता है कि ए का मूल्य 2 रुपये है और बी का मूल्य ए रुपये है। तो अगर एक्स कमीजें 2 रुपये की आएंगी तो 2x इधर हो गया और 4 कमीजें ए रुपये की मिलेंगी, यानी 4a इधर हो गया और ये कुल रुपया आपका इतना है। ए सब जगह काट दीजिए, यानी आपका हो गया 2x + 4 = 7/5 × 8, यानी कि 56/5 प्लस 7/5x, यानी 2x - 7/5x कहेंगे तो 3x/5 = हो जाएगा 36/5 यानी 3 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, यानी x की वैल्यू आ गई 12। तो आपसे x की वैल्यू पूछी गई थी 12। अब यानी कि आपसे पूछा गया कि a और b के मूल्य, मतलब a की संख्या और b की संख्या के बीच, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया था कि ओरिजिनल ऑर्डर में इनके बीच संख्या का अनुपात क्या था। तो x की वैल्यू अगर 12 आ गई, a 4 मंगाई जाती थी, b 12 मंगाई जाती थी, तो इनका अनुपात 4 × 4 4 × 12, यानी अनुपात हो गया 1:3। यहाँ मूल्यों का अनुपात नहीं, मूल्य संख्या का अनुपात पूछा गया। मूल हटा दीजिए, संख्या का अनुपात पूछा गया। समझ आ गया ना। अरे देखिए x कहा गया जब आती है तो a 4 मंगवानी थी हमें, लेकिन आ कौन सी गई, x आई और b कितनी आ गई 4, मतलब a जितनी। प्रश्न देखिएगा, कहा गया सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर फिल्ड विद आइसक्रीम। अब कितनी आइसक्रीम इसमें आएगी, तो आप कहेंगे पाई × r², यानी कि 6 का स्क्वायर × 36 × हाइट 15, इतनी आइसक्रीम है इसमें। अब कहा गया कि द होल आइसक्रीम हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रन। मगर इतनी आइसक्रीम को 10 चिल्ड्रन में बांटना है, यानी एक चिल्ड्रन के हिस्से में कितनी आएगी, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 से काटेंगे तो यह 18, यानी 54 पाई के बराबर आइसक्रीम एक बच्चे को मिलेगी। अब आगे आपसे कहा गया कि ईच इक्वल कोन्स विद हेमी स्फेरिकल टॉप्स। अब आपको कहा गया कि कुछ इस प्रकार से हमारा कोन है, इसका ऐसे इस प्रकार के शेप में हमारी आइसक्रीम है, ठीक है।
और कहा गया कि शंकु भाग की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की चौगुनी है, यानी कि शंकु भाग की जो ऊंचाई है, यानी कि इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये अगर 4r है तो इसकी रेडियस r हो जाएगी। अब अगर मैं एक आइसक्रीम का वॉल्यूम की कैलकुलेशन करूं तो आपको पता है, पहले तो इस कोन का वॉल्यूम निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर एच, यानी आर की वैल्यू आर स्क्वायर इंटू एच यानी 4, यानी कि 4r³ हो जाएगा। और प्लस आपको पता है कि ये जो हेमी स्फीयर है इसका वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई r³, ठीक है, 2/3 पाई r³। पाई से पाई कट जाएगा सब जगह, तो आपका ये हो जाएगा 4r³ बाई पाई प्लस 2r³ बाई पाई, यानी कि 6r³ बाई पाई, यानी कि आपका हो जाएगा 54 बराबर 6r³ बाई कितना, सॉरी 6r³, यहाँ पे लिखा है 4r³/3 प्लस 2r³ बाई 3, यानी 6r³/3 यानी 2r³। यहाँ से हमारा 2r³ बराबर 54 तो r³ बराबर 27, अगर r³ बराबर 27 है तो r बराबर कितना हो जाएगा 7, यही आपको निकालने को कहा गया था। अच्छा, ये प्रश्न देखिएगा, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हुए होंगे। कहा गया कि नीचे दिए गए लेखा चित्र में दो कारों की एक समान गति की यात्रा को दिखाया गया, लेखा चित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए से बी के बीच की दूरी 120, यानी दो कारें हैं जो ए से बी तक जाती है, बी से ए तक जाती है। अच्छा, अब कैसे जानेंगे कि कौन सी कार ए से बी तक जा रही है, कौन सी कार बी से ए तक? देखिए, जो 6 बजे चली और 10 बजे सुबह पहुंची, ये ए से बी की तरफ जा रही होगी, इस तरफ, ठीक है। और जो 7 बजे चल के 9 बजे पहुंची, ये बी से ई की तरफ आ रही होगी। बस सिंपल सी बात है। अब कहा गया फाइंड द स्पीड इन मीटर पर मिनट ऑफ कार गोइंग फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ जाने वाली कार की आपको क्या निकालनी है, गति निकालनी है। अब ध्यान से देखिएगा, ए से बी यानी ए 6 बजे चली थी, 4 घंटे बाद कहाँ पे पहुंची, बी पे, यानी 4 घंटे में वो 120 किलोमीटर चली, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे वो चलती है। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है तो हम कहते हैं 0.5 किलोमीटर प्रति मिनट, और 0.5 किलोमीटर की वैल्यू हो जाएगी 500 मीटर। समझ आ रहा है? अगला प्रश्न देखिएगा, कहा क्या गया व्हेन ये कार गोइंग टू ए टू बी, यानी ए से बी जो जा रही है वो कार इस 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज डेस्टिनेशन, यानी 90 पे है, यहाँ कहीं पे है, तो कहा गया देन द राइट टाइम इज, कहा गया राइट टाइम कितना होगा। आप देखिए, अगर वो 90 पे है तो लगभग 9 बजे के करीब बज रहा होगा, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 90 पे जब वो पहुँची होगी, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, ये 4 घंटे में कितने पे पहुँची है, 4 घंटे में 120 चलती है, यानी 1 घंटे में 30 चलती है। 1 घंटे में 30 चलने का मतलब है, अच्छा बी से ए की ओर पूछा गया है, यहाँ पे हिंदी में उल्टा सीधा दिया गया है, बी से ए की, देखिएगा हिंदी वाला पूछा गया कि अंग्रेजी वाला, अब हम उत्तर निकालते हैं। अगर ए से बी वाले की बात की जाए तो ए से बी वाली आप देखिएगा यहाँ से ड्रा करेंगे तो लगभग 9 बजे पहुँचेगी, यानी कि 9 बज रहे होंगे, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो आपको निकालना पड़ेगा उल्टा, यहाँ बी से ए की ओर। अब आपको पता है एक 7 बजे चलती है, 9 बजे पहुँचती है, यानी कि 7 बजे चल के अगर 9 बजे पहुँचेगी 2 घंटे में 120 किलोमीटर चल जाती है, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती होगी। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो 30 किलोमीटर दूर, यानी कि आधे घंटे पहले होगी, यानी 1.5 घंटे चलने के बाद, अगर ये 7 बजे चली थी तो 8:30 बजे यहाँ कहीं पे होगी, यानी 8:30 बजे आपकी दूसरी कार की बात करें 2 घंटे में 120 किलोमीटर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी। और कहा गया 30 किलोमीटर पहले, यानी 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा होगा, आधे घंटे, यानी 2 घंटे से आधे घंटे पहले, यानी 9 बजे से आधे घंटे पहले, यानी 8:30 बज रहे होंगे। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया एट 9:30 AM कार मूविंग टुवर्ड्स बी फ्रॉम ए, यानी कि 9:30 बजे जो कार बी की तरफ जा रही है, यानी ये वाली कार, एट ए डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर फ्रॉम मीटिंग पॉइंट ऑफ द बोथ कार्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहा गया कि दोनों, क्या कहा गया मेरे भाई, कहा गया 9:30 बजे, ये हिंदी में पढ़िए, इसका कुछ मतलब नहीं समझ में। कहा गया 9:30 प्रातः पर ए से बी की ओर जाने वाली कार दोनों कार के मिलन बिंदु से कितनी दूरी पे है, ठीक है। अच्छा, कहा गया कितने बजे, 9:30 बजे, 6 बजे चली थी, 9:30 बजे, आपको पता है इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 4 घंटे में 120 गई थी, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही। अब आपसे पूछा गया है 9:30 यानी 3.5 घंटे बाद, 3.5 घंटे बाद, यानी कि 7/2 यानी 105 किलोमीटर वो चल चुकी होगी। मिली कितनी दूरी पे है, 60 किलोमीटर पे मिली है, 60 किलोमीटर पे मिली है। अब अभी ये कितना चल चुकी है, 105 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से कहीं 105 किलोमीटर चल के, यानी 45 किलोमीटर दूरी पे होगी मिलान बिंदु से। समझ आ गया? ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया ए से बी तक जाने में कार की गति कितनी है। ए से बी तक जाने में, बी टू ए, यहाँ पे हिंदी में प्रश्न ना ही पढ़िएगा, बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट में कठिन हो जाता है, गलत हो जाता है। कहा गया बी से ए की तरफ जाने वाली, यानी इस कार की पूछा गया, 7 बजे चलती है, 9 बजे पहुँचती है, यानी 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है,
2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है। ये हिंदी वाला ही सही है मुझे लग रहा है। 2 घंटे में अगर 120 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति मिनट चलती है। 1 किलोमीटर प्रति मिनट यहाँ पे सही कर लीजिएगा, 1 किलोमीटर प्रति मिनट सही हो जाएगा। और अगर अपोजिट वाला पूछा जाएगा, अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो ए से बी वाले की कितनी आई थी, 500 मीटर यानी 0.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो आप यहाँ पे अगर हिंदी वाले को सही करेंगे, हिंदी वाले के हिसाब से तो ऑप्शन सही है, लेकिन अंग्रेजी वाले के हिसाब से ऑप्शन गलत है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप